अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद शहरियार एंड आई एम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ ऑटो एक्सफिनिटी ओनर रिव्यू सीरीज़। आज हमारे पास जो गाड़ी है ये बहुत ही इसकी डिमांड भी थी और काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट भी थी कि एल्सविन का ओनर्स रिव्यू लेकर आएँ, तो उसी सिलसिले में आज हम चंगान एल्सविन का टॉप वेरिएंट आपके लिए लेकर आए हैं विच इज़ 1.5 लीटर लूमियर। और इस गाड़ी की थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बता दूं कि ग्लोबली ये गाड़ी 2009 में लॉन्च हुई थी चंगान की तरफ से, और ये जो जनरेशन पाकिस्तान में लॉन्च हुई है दिस इज़ द थर्ड जनरेशन जो कि ग्लोबली 2018 में लॉन्च हुई थी और पाकिस्तान में जनवरी 2021 में ये इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। इस वक्त इस गाड़ी को तकरीबन 2.5 साल हो चुके हैं पाकिस्तानी रोड्स के ऊपर, और काफ़ी सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि इस गाड़ी को टाइम टेस्ट इसको गुजरना पड़ेगा, दैन इसकी ड्यूरेबिलिटी और इसकी फिजिबिलिटी पाकिस्तानी रोड्स के ऊपर ज़्यादा बेहतर तरीके से टेस्ट हो सकती है। तो इसीलिए हम अब तकरीबन इसको 2.5 साल के बाद इसका एक ओनर रिव्यू लेकर आए हैं इनके ओनर के साथ, ताकि हम जान सकें कि इस गाड़ी के कौन से प्रोज एंड कॉन्स हैं, पाकिस्तानी रोड्स पे किस हद तक ये गाड़ी सक्सेसफुल है और क्या इसकी एक अच्छी रीसेल वैल्यू है पाकिस्तानी मार्केट में, और अपने कंपटीशन के अंदर कहाँ पे ये स्टैंड करती है एमंग होंडा सिटी एंड टोयोटा यारिस। तो मेरे साथ मौजूद हैं इसके ओनर हमाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हमाद, मुझे सबसे पहले ये बता दें, चंगान एल्सविन का ये टॉप वेरिएंट है 1.5 लूमियर, राइट? तो ये आपने कब ली थी, सबसे पहले ये बता दें। मैंने लास्ट ईयर परचेज़ की थी अप्रैल 2022 में। ठीक है। लास्ट ईयर मुझे रिसीव हुई थी और अराउंड 15 मंथ्स हो गए मुझे ड्राइव करते हैं गाड़ी। ठीक है। और बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है। सही है। अच्छा, आपने जब ये ली तकरीबन 1.5 साल, आपको 1.25 साल हो गया, तो उस टाइम आप जब गाड़ी लेना चाह रहे थे, अपग्रेड करना चाह रहे थे या फिर चेंज करना चाह रहे थे, आपके पास कौन कौन सी ऑप्शंस थी और वाई चंगान एल्सविन? मैं ऑलरेडी होंडा सिटी ड्राइव कर रहा था और होंडा का सिविक वेरिएंट भी ड्राइव किया था मैंने। ऑब्वियसली मैं 1.3 से 1.5 की रेंज में ही गाड़ी चाह रहा था जो थोड़ी सी फ्यूल एफिशिएंट भी हो और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। ठीक है। तो कंसिडरिंग ऑल दोज ऑप्शंस मुझे उस प्राइस रेंज में ना ये इससे अच्छी गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी जिसमें इतनी ऑप्शंस हो। और ऑब्वियसली ये न्यू एंट्रेंट्स है मार्केट में, लेकिन मैंने 1 साल देखे इसके रिव्यूज़, लोगों से पूछा, टेस्ट ड्राइव किया इसको, उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया था कि हाँ ये गाड़ी सही है। ठीक है। तो आपने प्राइस रेंज की बात की, उस वक्त आपका बजट किसके अराउंड था, किस प्राइस ब्रैकेट के? मेरा प्राइस रेंज तो जब इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था गाड़ी स्विच करने का तो यही था कि 2.5 मिलियन तक मैं चला जाऊँगा। ठीक है। लेकिन फिर प्राइस रिवाइज़ हुई थी तो मुझे अराउंड ये 2.9 मिलियन मिली थी। 29,40,000 की गाड़ी मुझे ना 650 प्राइस थी है। सही है। उसके ऑन टॉप ऑफ इट वो रजिस्ट्रेशन और बाकी सारी कॉस्ट अराउंड 75-80,000 वो थी। ठीक हो गया। अच्छा चले व्यूअर्स को मैं ये भी बता दूं, जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी लूमियर वेरिएंट, ये तकरीबन 25.5 लाख रुपए में लॉन्च हुई थी, और आपने क्योंकि 1 साल बाद ली थी लॉन्च के, तो आपको उस वक्त ये 29-30 के अराउंड मिली है। ठीक है। तो उस वक्त आपके माइंड में और कौन सी ऑप्शंस थी, होंडा सिटी और टोयोटा यारिस, क्योंकि इसी लीग की गाड़ियाँ हैं, तो आपने एल्सविन को प्रेफर क्यों किया? कोई इसकी खास वजह थी? होंडा का एक इशू ये था कि 2009 से ऑनवर्ड्स वो सेम शेप में थी, और वो 2009 है या 2018 है या 20 है, ये तो लास्ट ईयर आके शेप चेंज किया उन्होंने। 6th जनरेशन 5th जनरेशन सुनते आ रहे थे लेकिन वो चेंज नहीं हुई। तो उन सब फैक्टर्स को कंसिडर करते क्रोला, ऑब्वियसली क्रोला नहीं समझ में आती क्योंकि हमारा जो मतलब कि रूट है मेरा वो शहर का ही है, तो क्रोला मोर ऑफ हार्ड बॉडी आप कह लें। ठीक है। तो मैं उन सब चीज़ों के हिसाब से, खूबसूरती के लिहाज से भी ऑब्वियसली ये गाड़ी मुझे समझ में आई थी कि न्यू शेप है और इसके जो एरोडायनामिक्स हैं वो खूबसूरत हैं। ठीक है। गाड़ी जो है ना वो आपको अच्छी लगती है चलते हुए भी है। ठीक है। मतलब आपकी एक तो इसकी सब्जेक्टिव एक मैटर था कि आपको इसकी लुक्स पसंद थी और आप एक नई गाड़ी ट्राई करना चाहते थे पाकिस्तानी मार्केट में, बिकॉज काफ़ी अरसे से हम होंडा टोयोटा के बीच में हमारा कंपटीशन चल रहा था। सो आपने फाइनली एल्सविन पे शिफ्ट कर लिया। तो उसके बाद मुझे ये बताएं कि इस गाड़ी को अभी तक आपने 1.25 साल हो गया चलाते हुए, एक तो कितनी माइलेज आपने कितनी चला ली है गाड़ी? है मैंने अराउंड 38,000 किलोमीटर्स चला ली है, वो देखिए अभी कंप्लीट हुआ है। 38,000 किलोमीटर्स मैंने ड्राइव कर ली है गाड़ी। ठीक है। और मतलब ऑफ रोड बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है, सरदू, गिलगित, हुंजा, खपलू तक मतलब मैंने ड्राइव किया है इस गाड़ी को। ऑब्वियसली क्लियरेंस जो है वो उसकी लो है एज़ कम्पेयर टू जो इसके और बाकी सारे कंपेटिटर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद गाड़ी सही तरीके से गाड़ी ने जो है ना मुझे जो है ना वो ट्रैवल करने में बड़ा
बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा इस गाड़ी के साथ। अच्छा, मतलब आपने नॉर्दर्न काफ़ी ऐसे एरियाज़ में गए हैं जो कि ऑफ रोड थे, ऑफ रोड एरियाज़ हैं, तो इसी से ही बड़ा अच्छा आप अपना एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं कि वहाँ पे आपने इस गाड़ी की एक तो सस्पेंशन को कैसा पाया, और नंबर 2 आपको फ्यूल एवरेज क्या मिली है? सस्पेंशन तो ऑब्वियसली सही थी, अगर ना होती तो फिर मैंने पैकिंग कोई नहीं रखवाई गाड़ी के नीचे, ठीक है, जेन्युइन ही है, और कोई स्क्रैचेस नहीं थे ऑफ रोड भी जाते हुए, मतलब इतनी क्लियरेंस थी गाड़ी की कि वो सही तरीके से चल रही थी। सही। और फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो जो हाईवेज़ हैं, मोटरवे आगे हज़ारा मोटरवे, तब तक तो 18 से 20 के बीच में आती है। अगर आप इको उसके साथ क्रूज टॉनिक के साथ जाते हैं 120 पे, तो फिर तो 18 से 19 जो है ना वो किलोमीटर्स पर लीटर जो है ना वो एवरेज आ जाती है। ठीक है। और जब आप इस तरह के कुछ स्टीप जब एरियाज आ जाते हैं वहाँ पे, फिर आपको डी में नॉर्मली गाड़ी सपोर्ट नहीं कर रही होती, पावर ज़्यादा लेती है, फिर आप स्विच कर लें उसमें स्पोर्ट्स मोड में, तो वो कंजम्पशन पे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ओवरऑल एवरेज मैं आपको कहूँ कि नॉर्थ का ट्रिप अगर आप करके वापस आते हैं लाहौर में, तो अराउंड 14-15 के बीच में आती है। ठीक है, उसमें जाहिर है वो एक कम्युलेटिव एवरेज आ जाती है जिसमें हाईवेज और नॉर्दर्न एरियाज दोनों की हैं। और उसके अलावा आप शहर में चलाते हैं रूटीन बेसिस पे, तो आपको शहर में आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, एसी के साथ क्या एवरेज मिलती है? एसी के साथ मुझे 12 से 13 के बीच में ही एवरेज मिलती है। अगर थोड़ा सा ट्रैफिक से ऑफ रोड होके मैं शहर से बाहर जाता हूँ तो फिर डेफिनेटली एवरेज अच्छी मिल जाती है। जैसे कभी अभी खाली सड़क है तो ये इस टाइम एवरेज हमारी अराउंड 18 आ रही है। ठीक है। 5.3 लीटर्स पर 100 किलोमीटर्स, तो ये 16-17 के बीच में बनती है। सही है। तो वो ऐसे सही है, शहर के बीच में जैसे ही जाएंगे तो फिर ये एवरेज कम हो जाएगी। ठीक है। और ड्राइविंग स्टाइल आपका लाइट फुट से है, हार्ड फुट, या फिर ऑन एवरेज है? ऑन एवरेज है, डिपेंड करता है कि किस तरफ जा रहा हूँ। अगर तो ऑब्वियसली मुझे ऑफिस पहुँचना है तो फिर मैं हेवी फुट के साथ जा रहा हूँ। अगर नॉर्मली कैजुअली चला रहे हैं तो फिर ये नॉर्मल स्पीड के साथ ही चला रहे हैं। ठीक हो गया। मतलब 1.5 लीटर में आपको ये तकरीबन 12, 13, 14 की ऑन एवरेज दे देती है शहर के अंदर विद एसी। जी ठीक हो गया। और जाहिर बात है लाहौर में ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, थोड़ी देर बाद आपको रुकना भी पड़ता है। खैर ये तो इसकी फ्यूल एवरेज की बात हो गई। उसके बाद मुझे बताएं, एक तो आप जब ये 1.5 लूमियर आपने ली, तकरीबन 1.5-2 लाख का फ़र्क था, इसका कंफर्ट वेरिएंट भी था, आप वो भी ले सकते थे। इसको लेने का कोई स्पेसिफिक रीज़न? कंफर्ट में और लूमियर में एक 2 वाज़ह डिफरेंसेस ही हैं, वही हैं। एक तो सनरूफ का था, दूसरा क्रूज टॉनिक का। ठीक है। अगर मैं इतने पैसे खर्च कर रहा था तो उसके साथ फिर ऑब्वियसली मुझे सनरूफ का ऑप्शन चाहिए था। और सनरूफ इस 1.5 में आपको नॉर्मली नज़र आता ही नहीं है। ठीक है। और किसी भी और वेरिएंट में ना, किसी भी और कंपनी की गाड़ी में। तो इसमें एक नई चीज़ ये थी। फिर क्रूज टॉनिक ऑब्वियसली इंजॉय करना चाहते थे हम। इको आइडल दोनों में ही है, लेकिन मेन ये 2 ही फीचर्स है जिसकी वजह से फिर मैंने स्विच किया था अपना डिसीजन कि मैं कंफर्ट की जगह लो मेरी फुल ऑप्शन पे जाऊँ। और एक मैं देख रहा था इसके हीटेड साइड मिरर्स भी हैं। जी, हीटेड साइड मिरर्स भी हैं। अभी वो सिचुएशन नहीं है कि जिसमें इतनी फोग हो और वो उसको शीशा ना क्लियर करे। ठीक है। और सनरूफ वैसे भी इसका एक बड़ा सेलिंग पॉइंट था जब ये गाड़ी लॉन्च भी हुई थी, क्योंकि बी सेगमेंट की ये सेडान है, और अगर इसके कंपटीशन में देखा जाए तो किसी में भी सनरूफ नहीं आता, तो एक काफ़ी वो उसकी सेलिंग पॉइंट भी बना रहा, लोगों के लिए अट्रैक्शन का पॉइंट भी था। तो खैर चलें, ये तो डिफरेंसेस हो गए, आपने इसको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी समझा कि आप फुल ऑप्शन गाड़ी लें। उसके बाद मुझे ये बता दें, एक तो इसके हेडलैम्प्स की हम अगर एक्सटीरियर की बात कर लें, इसके प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स? ये प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स है, उन्होंने ऑटो एडजस्टमेंट दी है उनकी लाइट्स के लिए एक साथ। सही है। उससे लाइट्स एडजस्ट भी हो जाती हैं। और उसके अलावा इसके अंदर LED DRLs भी गिवन है। LED DRLs भी गिवन है, बिल्कुल। और वो वही जो फ्रंट ग्रिल है ना उसकी, वो बहुत खूबसूरत है कि वो ना मतलब गाड़ी की ब्यूटी आपकी जो है इम्प्रूव करती है मज़ीद। हाँ, गाड़ी की जो फ्रंट लुक है वो काफ़ी अच्छी और एक फ्यूचरिस्टिक से उसकी लुक है गाड़ी की। अगर हम इसकी और भी कैटेगरी की गाड़ियाँ देखें तो आई थिंक इसकी जो लुक्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं एल्सवन की। अच्छा, इसके अलावा इसके अगर बैक पे चले जाएं तो इसके वही हैलोजन लैम्प्स ही आते हैं जी। तो इसके मुझे बताएं कि ओवरऑल आपको गाड़ी के जो एरोडायनेमिक्स हैं वो कैसे लगे हैं, क्योंकि आपने हाईवे पे भी ट्रैवल किया है, लाइक साइड से अगर कोई बस गुजरती है या कोई हैवी व्हीकल गुजरता है तो आपको गाड़ी में कोई ज़्यादा वाइब्रेशन फील तो नहीं होती या आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हो? नहीं, वाइब्रेशन फील नहीं होती। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो इसका स्टीयरिंग सिस्टम है ना, जी वो बहुत इफेक्टिव है। अगर आप शहर में ड्राइव कर रहे हैं ना और आपका कार डिस्टेंस कम है, ये ऑटोमेटिकली जज करता है स्टीयरिंग और उसकी पावर को। सही है। कि जैसे मैं लाइट सा स्टीयरिंग मूव करूँगा ना तो मेरी लेन चेंज हो जाएगी, लेकिन जब मैं हाईवे पे हूँ ना, अबव 120-130 हूँ, तो ये स्टीयरिंग उतना ही टाइट हो जाता है। ठीक है। उसकी वजह से रोड की ग्रिप बहुत ज़्यादा हो जाती है, ना गाड़ी शैम्बल करती है उस तरीके से,
और सही मतलब चलती है, रोड ग्रिप सही रहती है उसकी गाड़ी की। तो ये कंट्रोल ना स्टीयरिंग से लिंक्ड है। ठीक है कि गाड़ी शहर में आप चला रहे हैं ना तो बहुत कंफर्टेबल है। मुझे लगता है कि शायद ये वो प्लस है जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे। कन्वेंशनल स्टीयरिंग स्टाइल नहीं है इनका, डिफरेंट स्टीयरिंग स्टाइल है, डी शेप्ड है। तो वो उसकी वजह से उसका कंट्रोल गाड़ी के ऊपर बहुत अच्छा है, बहुत इंटेलिजेंट कंट्रोल है ये। ठीक है। और इसके अलावा जब आप कॉर्नरिंग कर रहे होते हैं स्पीड के ऊपर, तो उस वक्त आपको गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं लगती? इसकी रोड ग्रिप कैसी है? नहीं, रोड ग्रिप बहुत अच्छी है। रोड ग्रिप मैं आपको वही बता रहा था, सही है कि क्योंकि वो स्टीयरिंग एक तो खूबसूरत है, उसके साथ फिर स्टीयरिंग की ग्रिप बहुत अच्छी है। तो वो गाड़ी की इंटेलिजेंस जो है ना वो इस लेवल की है कि वो अगर आप ऑफ रोड जा रहे हैं या आप विद इन सिटी हैं या आप हाईवे पे हैं, उसके अकॉर्डिंगली गाड़ी की ग्रिप जो है ना एडजस्ट होती है स्टीयरिंग पे। ठीक हो गया, मतलब आपको उस लिहाज से ड्राइविंग के हिसाब से कोई इसमें इशू नहीं है जी। सही है। और इसके अगर इंटरनल फीचर्स की बात करें, सबसे पहले इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, एक तो ये फ्लोटिंग डिस्प्ले में दिया हुआ है। ठीक है। इसकी जो बेसिकली इसको कंपनी जो मार्केट करती है ह्यूमन मशीन इंटरफेस के तौर पे करती है, और इसी में गाड़ी की तमाम सेटिंग्स भी हैं, इवन आप DRLs भी ऑन ऑफ कर सकते हैं और वो तमाम चीज़ें। तो इसकी मुझे बताएं, एक तो किस हद तक रिस्पॉन्सिव है ये, कोई इसमें लैग तो नहीं है यूज़ करने में, या कोई आपको इशू इसमें फेस करना पड़ा हो अभी तक? स्टार्ट में एक दो दफ़ा इशू आया था मुझे कि वो क्रैश कर जाती थी, डिवाइस कनेक्ट नहीं होती थी, फिर मुझे उसको रीसेट करना पड़ता था। अच्छा। लेकिन उसके बाद नहीं है, मतलब कि वो शायद वो स्टार्ट में जो इश्यूज़ आते हैं नॉर्मली नई चीज़ को, तो वो था। उसके बाद कोई इस तरह का इशू नहीं आया था। हाँ, स्क्रीन की हाइट और स्क्रीन की एडजस्टमेंट बहुत अच्छी की हुई है उन्होंने, कि आपका व्यू ब्लॉक नहीं होता ड्राइवर का, तो उस लिहाज से इसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। ठीक है। और इसमें आपने कॉलिंग ब्लूटूथ करके देखी है, उसमें कोई इशू आप नहीं? उसमें भी कोई इशू नहीं है, उसमें भी कोई इशू नहीं है, बड़ी क्लैरिटी है उसमें। ठीक है, मतलब माइक प्लेसमेंट इसकी अच्छी है, सही की हुई है, माइक प्लेसमेंट भी सही है और स्पीकर्स भी जो है ना वो उसके साथ सिंक्ड है प्रॉपर्ली, कोई लैग नहीं आता उसमें। ठीक है। और एक और चीज़ जो होती है, जब आप इस गाड़ी में आके बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती है, या उसमें कोई आपको लैग फील करना पड़ता है? ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती है, मतलब कि वो क्योंकि मैं ही ड्राइव करता हूँ और मेरा ही फ़ोन कनेक्ट होता है, तो मुझे इस तरह का इशू नॉर्मली फेस नहीं करना पड़ता। ठीक है, यानी इसमें ओवरऑल कोई इशू नहीं है? ओवरऑल इशू नहीं है। ठीक है। और इसकी वजह से आपको जो इसकी इंटरफेस है और ग्राफिक्स, वो किस हद तक सेटिस्फाइड है उससे? नॉट मच सेटिस्फाइड, ये मतलब दे कुड हैव डन बेटर। सही है। अभी वो कोई एंड्रॉयड पैनल या कारप्ले कोई भी इस तरह की चीज़ जो है ना वो उनको इंट्रोड्यूस करनी चाहिए थी। ठीक है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ कर गए इस चीज़ के ऊपर। ठीक है। कि एंड्रॉयड पैनल या कारप्ले होता है तो ऑब्वियसली फिर वो ज़्यादा सपोर्टिव है, वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है एज़ कम्पेयर टू दिस सिस्टम। बस ये मुझे नज़र आता है फ्लॉ। ठीक हो गया। और इसके अलावा मुझे बताएं, हम AC की बात कर रहे थे, AC इसकी परफॉर्मेंस कैसी है? AC की परफॉर्मेंस अच्छी है। AC मतलब कि जब मैं हाईवे पर ट्रैवल कर रहा था तो वैसे स्पीड टेस्ट करना था हम लोगों ने, गाड़ी नहीं थी, टायर स्पीड चेक करने थे। तो अराउंड 175-180 तक AC बहुत इफेक्टिवली काम कर रहा था, उससे ऊपर ट्रिप करता है AC। ठीक है। क्योंकि इसकी स्पीड लिमिट जो है वैसे तो वो बोलते हैं कि 180 है, लेकिन मैंने 185-190 तक टेस्ट किया था इसको, कि ये गाड़ी की रोड ग्रिप किस तरह की है और मतलब टायर बबल तो नहीं करते, तो मतलब वो सारा कुछ चेक करने के लिए तब वहाँ पे जाके AC ट्रिप होता नज़र आया था, उसके अलावा नहीं। इको आइडल का फीचर जो है उसमें AC ट्रिप करता है, लेकिन फॉर द टाइमिंग जितनी देर आप खड़े हैं, आप जैसे ही स्टीयरिंग मूव करेंगे या आप पैडल को मूव करते हैं पाँव से, तो वो स्टार्ट हो जाता है AC। ठीक है। और शहर के अंदर जब आप ट्रैफिक जैम के अंदर स्पेसिफिकली होते हैं, तो उसमें आपको गाड़ी हीट अप होती तो नहीं फील होती? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं मुझे फील हुआ, ना टेम्परेचर राइज हुआ है, ना इस तरह की कोई इंडिकेशन आई है। ठीक है, यानी AC से आप मुकम्मल सेटिस्फाइड? AC से सेटिस्फेक्शन। ठीक है। रियर वेंट्स हैं इसके AC के? नहीं, पीछे नहीं दिए हुए? नहीं। ठीक है। तो पीछे जो पैसेंजर्स बैठते हैं उनकी कोई कंप्लेंट हो कि पीछे कूलिंग के हवाले से कोई उनकी नहीं? गाड़ी का कैबिन का जो साइज़ है वो इस AC के हिसाब से मतलब कि मैच्ड है। ठीक है। तो इस तरह का इशू नहीं आता, मतलब यानी थ्रो भी अच्छा है, थ्रो अच्छा है उसका AC का। और आप अभी देख ही रहेंगे, मतलब ये 3 पॉइंट्स के ऊपर है, तो मैक्सिमम ये है, तो वो एक अच्छी थ्रो है और एक अच्छा जो है ना वो फील है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, AC की तो यहाँ बात हो गई, उसके अलावा इसके अगर हम डैशबोर्ड को देखें तो आपको एक काफ़ी फ्यूचरिस्टिक फील आती है। एक रेगुलर कन्वेंशनल जो आपके डैशबोर्ड्स आते हैं, तो इसके काफ़ी डायनामिक्स जो हैं, कट्स और इसके जितनी यूज़ की गई हैं कैरेक्टर लाइंस, और स्पेसिफिकली ये जो ब्लू कलर इन्होंने बीच में यूज़ किया है, आई थिंक ये बहुत इसको एक रिफ्रेशिंग फील देता है। और इसका क्योंकि कंप्लीट ब्लैक इंटीरियर है, कोशिश इसकी सिर्फ आइवरी बेज कलर में आती है। और जब मैं आपकी गाड़ी देख रहा था तो आपने आई थिंक इसमें आफ्टर मार्केट कोशिश करवाई? बिल्कुल करवा ली थी। ठीक है। उसका कोई स्पेसिफिक रीजन? लाइट कलर था एक तो पोशिश का, और मेरी गाड़ी का क्योंकि जो कलर है वो ग्रे है, तो मैच नहीं हो रहा था उनके, क्योंकि जो 6 के 6 कलर्स हैं लोमेर में, उन सब में वो फॉक्स लेदर ही है और वो लाइट बेज कलर का जैसे आप बता रहे हैं, तो वो मैच नहीं हो रहा था। तो मुझे फिर उसके लिए फिर मैंने लोकल जो है ये कवर कर लिया था, एक तो साफ़ भी रहेगा और दूसरा
फिर वो। अच्छा वैसे मुझे बताएं ये एज अ वैसे टर्न ऑफ है लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों से जिनसे मेरी बात हुई है ना, क्योंकि आप ओशान X7 में भी देखें, L7 में भी देखें, दोनों में आइवरी बेज कलर है और काफ़ी लाइट कलर में है, जो कि गंदा बहुत जल्दी हो जाता है। और इवन अगर आपके साथ बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं तो आप मतलब वो गंदा कर सकते हैं उसको। तो ये काफ़ी लोगों का एक टर्न ऑफ पॉइंट भी है, बट मेरा ख्याल है कि एक आपको स्पेशियस फील आती है। वो तो खैर एक सब्जेक्टिव मैटर है, किसको कौन सा पसंद है किसको नहीं, लेकिन स्टिल आपने तो खैर वो एक और पर्सपेक्टिव से चेंज करवाया। बट आपके ख्याल में एक अच्छी ऑप्शन है ये? पाकिस्तान में इतने लाइट कलर्स कभी यूज़ नहीं होते गाड़ियों में। अभी एक नई चीज़ अगर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है विद द पैसेज ऑफ टाइम, कमेंट्स जैसे आप रिव्यूज़ कर रहे हैं, इस तरह लोग आहिस्ता आहिस्ता रिव्यूज़ देते जाएंगे। अगर वो चीज़ मतलब कि मुझे तो नहीं सब पसंद आया, मुझे पसंद नहीं आया कि इट शुड हैव बीन डिफरेंट विद डिफरेंट कलर्स। सही है। अगर ग्रे है तो ग्रे के साथ कोई ऐसा कलर होता जो उसके साथ मैच करता, वाइट है तो वाइट के साथ फिर आप लाइट कलर कर सकते हैं। ठीक है। तो डिफरेंट कलर्स होने चाहिए थे कि मतलब कि कस्टमर के पास ऑप्शन, जब आप इतने ऑप्शंस दे रहे हैं गाड़ी के साथ, इतने कलर्स भी दे रहे हैं, उसके साथ फिर आप जैसे जैसे मतलब कि आप ऑप्शंस देते हैं कस्टमर उतना रिलीव्ड होता है, इतना रिलैक्स होता है। यानी इसमें इंटीरियर कलर की भी ऑप्शंस देनी चाहिए कंपनी को। और वैसे भी अभी तकरीबन 2.5 साल हो गया गाड़ी को। आई थिंक अगर कोई फेसलिफ्ट पाकिस्तान में लॉन्च होता है तो इंटीरियर ऑप्शंस की एक ऐसी ऑप्शन है कि आप, हर बंदे की पर्सनालिटी डिफरेंट है तो हर बंदे को डिफरेंट पसंद होता है। अगर वो दे दिया जाए तो आई थिंक बहुत ही अच्छी बात होगी, एक प्लस पॉइंट होगा। अच्छा, हम रियर पैसेंजर्स की बात कर रहे थे, पीछे इसकी सीटिंग कैपेसिटी कैसी है? सिटिंग कैपेसिटी ठीक है, इतनी ज़्यादा स्पेशियस नहीं है पीछे रियर पैसेंजर्स के लिए, मतलब लेग रूम बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 4 लोग तो मतलब मैंने 4 लोगों के साथ ट्रैवल किया तो दे वर कंफर्टेबल। ठीक है। मतलब 2 लोग पीछे कंफर्टेबल हैं, 3 लोगों के साथ ऑब्वियसली विद इन सिटी आप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस मतलब जर्नी है ना, उसके लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि 2 लोग ही समझ में आते हैं। हाँ, क्योंकि जो मिडिल में होगा वो थोड़ा कंप्रोमाइज सिचुएशन में आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने कंसोल भी साथ दिया हुआ है और उसकी वजह से फिर जो है ना वो इशू है। ठीक हो गया। और इसके अलावा मुझे बताएं, आपने क्योंकि लॉन्ग रूट पे ट्रैवल भी किया हुआ है, जाहिर है लगेज भी आप कैरी किया होगा, तो इसकी जो बूट कैपेसिटी है उससे किस हद तक आप सेटिस्फाइड? बूट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मैं सिटी यूज़ कर रहा था, सिटी से तो बूट कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा है। अच्छा। क्योंकि स्पेयर व्हील का साइज़ भी कम है, छोटा है, जिसकी वजह से वो कैबिन का साइज़ और ज़्यादा हो गया, ट्रंक का साइज़ और ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक तो है। हम 4 लोगों ने प्रॉपर अपने लगेज के साथ ट्रैवल किया था और मेरे पास ट्रंक में उसके बावजूद जगह थी और काफ़ी जगह थी, काफ़ी स्पेशियस है भाई। सही हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लोगों का कंसर्न भी होता है और हमारे यहाँ काफ़ी अरसे तक, बल्कि 2020-21 तक भी नेगलेक्ट किया गया है, वो है सेफ्टी गाड़ी की। बहुत लेट आके 2020 के बाद सेफ्टी फीचर्स आना शुरू हुए हैं, जैसे जैसे नई कंपनीज आई हैं, नई गाड़ियाँ आई हैं, कंपटीशन इंक्रीज़ हुआ है। तो इस गाड़ी के अंदर मुझे बताइए सेफ्टी फीचर्स के हवाले से क्या क्या दिया है कंपनी ने? सेफ्टी फीचर्स के लिए 2 एयर बैग्स हैं। ठीक है। एक ये स्टीयरिंग में है जी। और एक वो डैशबोर्ड में। ये 2 ही प्राइमरी 2 एयर बैग्स हैं, ये उन्होंने दिए हैं। ठीक है। और उसके अलावा सेफ्टी के लिए अच्छा एक नया फीचर है इस गाड़ी के अंदर, TPMS के नाम से। ठीक है, जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है। सही है। वो आपको मतलब बेसिक लेवल का है कि आपको टायर इंडिकेट नहीं करता कि कौन सा टायर है, लेकिन आपको ये बताया था कि प्रेशर लेवल जो है ना नॉर्मल है, तो वो एक हेल्प मिलती है। ऑब्वियसली ऑफ रोड जब आप जा रहे हो या इस तरह आप लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी कहीं पे आप कर रहे हैं ना, वो बहुत हेल्पफुल चीज़ है। बिल्कुल सही है कि मतलब वो आपको सिर्फ ये बता देता है कि टायर प्रेशर कम है, बट ये नहीं बताएगा कि स्पेसिफिकली किस में है। नहीं, आप चेक कर लें खुद। ये उसमें अभी ये उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया। ठीक है, बट स्टिल अगर इस सेगमेंट में हम बात करें, आई डोंट थिंक किसी और गाड़ी में आता है ये। ठीक है। और इसके अलावा इसका रियर आपको पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं, वो किस हद तक आप उससे? वो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल एक्यूरेट है। मैं आपको जो रिवर्स आप करेंगे तो आपको प्रॉपर लाइनिंग के साथ वो स्क्रीन देगा। ठीक है। और इसके बैक बम्पर में सेंसर्स हैं और वो काफ़ी बहुत एक्यूरेट हैं, वो बहुत एक्यूरेट हैं। मतलब कि कई जगह पे आपको लाहौर आपको पता ही, जैसे कि बहुत ज़्यादा कंजेशन है यहाँ पे हर चीज़ की, तो पार्किंग के लिए कभी अगर आपको पैरेलल पार्किंग करनी पड़ता है तो ये बहुत बेनिफिशियल है कैमरा। बाकी गाड़ियों में उस तरीके से आपको इसकी एक तो स्क्रीन क्वालिटी का बहुत अच्छी है कैमरा की, और काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है। और रियर कैमरा भी और रियर पार्किंग सेंसर्स भी हैं, फ्रंट पे नहीं है। फ्रंट पे नहीं। ठीक हो गया। तो ये तो इसके सेफ्टी के फीचर्स हो गए जो इसमें प्रोवाइडेड है। एक और मेरे जहन में आ रहा था, इसमें आइसोफिक्स भी है चाइल्ड एंकर बैक सीट पर। जी। ठीक है, वो भी इसमें प्रोवाइडेड है।
तो उसके अलावा अब हम मेन उस पे आ जाते हैं कि ये गाड़ी आपने ले तो ली 3 मिलियन के अंदर, इस वक्त आप इसकी प्राइस का आपको आइडिया है कितनी है? जी अराउंड 5 मिलियन की है ये गाड़ी अभी। बिल्कुल, अभी तकरीबन 5 मिलियन की हो गई है। तो अब मुझे बताएं, गाड़ी तो 3 मिलियन की लें, 4 की लें या 5 की लें, उसके बाद इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो एक सेपरेट मैटर है, ठीक है? वो तो आप जैसे जैसे ट्रैवल करते हैं, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए या वो, तो इसके पार्ट्स की प्राइसेस का आपने पता किया? अब जैसे जैसे गाड़ियों की प्राइसेस रिवाइज हुई हैं, ऑब्वियसली वो पार्ट्स के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा है, पार्ट्स की प्राइसेस भी ज़्यादा हुई हैं, ओवरऑल पार्ट्स एक्सपेंसिव हैं। सही है। अब सबके ही एक्सपेंसिव हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो एल्सविन के केस में एक्सपेंसिव हैं, सब गाड़ियों के ही एक्सपेंसिव हैं। ऑब्वियसली अब वो अगर जैसे बम्पर की बात करते हैं, अब अगर बम्पर के अंदर सेंसर्स भी हैं और वो आपको हेल्प भी कर रहा है पार्किंग में, तो उसकी फिर प्राइस भी होगी। वो प्लास्टिक बम्पर की प्राइस में तो नहीं मिलेगा आपको, तो प्राइसेस हैं ज़्यादा हैं। प्रोजेक्टर लाइट्स हैं, फिर उनकी भी प्राइसेस ज़्यादा हैं। जो कन्वेंशनल बल्ब के आपके पास आते हैं, HIDs आती हैं, उनसे तो फिर एक्सपेंसिव ही होगा। ठीक है, कोई उसका रफ नंबर है आपके माइंड में? मुझे बम्पर का काम करवाना था, तो तब मैंने ये चंगान सिटी सेल से पता किया था, अराउंड 46,000 का था, जब गाड़ी अराउंड 3 मिलियन की थी। अब 5 मिलियन की गाड़ी है और बम्पर वो अराउंड 95 और 100,000 के बीच में है, रियर बम्पर जो है। ठीक हो गया। और हेडलाइट्स की कोई प्राइस का आपको आइडिया? हेडलाइट्स की प्राइस भी मोर लेस सेम है, पेयर की 90,000 से 100,000 के बीच में ही है। सही है। ओके, जाहिर है गाड़ी की जो ओवरऑल वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली वो भी पार्ट्स की प्राइसेस भी, क्योंकि वो इम्पोर्ट ही हो रहे हैं बेसिकली, तो वो उसके अकॉर्डिंगली होती हैं। अच्छा, मेंटेनेंस में एक और जो कंसर्न होता है किसी का भी जो गाड़ी ले रहा होता है, वो इसकी स्केड्यूल्ड जो मेंटेनेंस होती है, जिसमें आपका ऑयल चेंज होता है, ऑयल फिल्टर चेंज होता है, उसकी क्या इसकी प्राइसिंग है और कितने इंटरवल के बाद कंपनी रिकमेंड करती है और आप कब चेंज करवाते हैं? कंपनी की तरफ से तो रिकमेंडेड है कि आप 4,000 किलोमीटर्स के बाद जाना इसका ऑयल चेंज करवा लें। सही है। तो 4 से 5,000 किलोमीटर के बीच में मैं ऑयल चेंज करवा रहा हूँ अभी। जैसे 38 हो गया, 40,000 पे मैं चेंज करवाऊँगा ऑयल। और ऑयल की 4 लीटर ऑयल डलता है और उसकी प्राइस है अराउंड 6200 प्राइस है। और चैंगन का अपना ही ऑयल है, वो किसी लोकल कंपनी का नहीं, चैंगन का अपना ऑयल है जो पर्पस बिल्ट है लॉन्गवेयर के लिए। उसके साथ एयर फिल्टर्स हैं, वो आपको चेंज करवाने पड़ते हैं आफ्टर एवरी 5,000 किलोमीटर्स। सही। और ऑयल फिल्टर है, एयर फिल्टर 10,000 किलोमीटर्स के बाद है, और ऑयल फिल्टर एवरी 5,000 किलोमीटर्स है। और उनकी प्राइस है, ऑयल फिल्टर है अराउंड 1,500 से 2,000 के बीच में, और एयर फिल्टर है अराउंड 6,000 का। तो वो मोर और लेस यही प्राइस है। ठीक है, यानी 5,000 किलोमीटर के बाद आप करवाते हैं ऑयल चेंज और ऑयल फिल्टर। और ऑयल फिल्टर की कितनी प्राइस बताइए? 1,500 का वो है, और तकरीबन 6,000 रुपये का ऑयल चेंज होता है, तकरीबन 7,500 रुपये की आपकी 5,000 किलोमीटर के बाद स्केड्यूल्ड मेंटेनेंस होती है जी। और जाहिर है वो एयर फिल्टर तो आपका 10,000 के बाद चेंज होता है। ठीक है, तो ये मेरा ख्याल है कि आजकल की मार्केट के अकॉर्डिंगली, क्योंकि ऑयल प्राइसेस भी बहुत ऊपर गई हैं, तो मेरा ख्याल है कि जस्टिफाइड है इस अगर सेगमेंट की बात की जाए 4-5 हज़ार के बाद चेंज इतना करवाने में। ठीक है, तो इसके अलावा मुझे बताएं कि इस गाड़ी के कोई 3-4 ऐसे यूनिक सेलिंग पॉइंट्स बता दें जो इस गाड़ी को एक अल्टीमेट चॉइस बनाते हैं इस सेगमेंट के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल सनरूफ, जब मैंने आपको बताया कि सनरूफ तो बेसिकली जो प्लस है इस गाड़ी के लिए। सही है। दूसरा क्रूज टॉनिक। ठीक है। तीसरा मतलब स्टीयरिंग, आपको मैंने बताया कि एक तो स्टीयरिंग की शेप, दूसरा स्टीयरिंग का कंट्रोल। ठीक है। आप इसको ड्राइव करेंगे आपको आइडिया जगह कि स्टीयरिंग कितना मज़ेदार स्टीयरिंग है इस गाड़ी का। और बस यही मेन तो मेरे अकॉर्डिंगली यही प्लस हैं, मतलब कि बाकी गाड़ियों के साथ अगर आप कंपैरिजन करें तो यही काफ़ी है। ठीक है, और इसके अलावा कोई मिसिंग आपको फीचर्स लगते हैं अभी भी? वैसे तो काफ़ी सारे कंपनी ने कोशिश की है कि फीचर्स इसमें एडिशनल दिए जाएं, स्टिल कि आपको कोई मिसिंग फीचर्स लगते हो कि ये भी होना चाहिए था इसमें? मिसिंग फीचर्स में मेनली तो रिट्रैक्टेबल मिरर से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मतलब लूमियर में होंगे, जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसमें कम से कम ये चीज़ होगी, तो वो रिट्रैक्टेबल मिरर्स नहीं है। एक तो ये है, दूसरा हेडलाइट में स्टीयरिंग के अंदर जो उन्होंने बटन्स दिए हुए हैं मल्टीमीडिया के और क्रूज टॉनिक के, उनमें लाइट्स नहीं है, तो रात के टाइम बिल्कुल आप ब्लाइंड हैं। सही है। तो अंदाजे से ही आप जो है वो वॉल्यूम सेट कर रहे हैं या ट्रैक चेंज कर रहे हैं या क्रूज यूज़ कर रहे हैं। सही है। तो ये मेरे लिए तो एक माइनस है। थर्ड जो है मैंने आपको बताया जैसे कि एंड्रॉयड पैनल या कारप्ले होता तो ऑब्वियसली एक प्लस था, तो वो इंफोटेनमेंट से मुझे नहीं लगता कि वो लेवल मीट कर सकें।
ठीक है, चलें, ये वो इम्प्रूवमेंट्स हैं जो आई थिंक आने वाले इसके मॉडल्स के अंदर कंपनी की तरफ से देखने को नज़र आ भी सकती हैं। बट ये वाकई आपने जो हाईलाइट की हैं चीज़ें, ये मैंने भी नोटिस की थी कि ये डेफिनेटली एटलीस्ट ये जो लाइट्स हैं स्टीयरिंग व्हील में कंट्रोल्स की, ये तो ये इतनी कोई कॉस्ट वाली चीज़ है भी नहीं अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट ही प्रोवाइडेड होती। अच्छा, इसमें एक बड़ा पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो लोगों का होता है इस गाड़ी को लेते हुए, क्योंकि जाहिर बात है जब आप कंपटीशन की बात करते हैं, होंडा सिटी, टोयोटा यारिस एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में, चंगान एल्सविन इसको 2.5 साल हुए हैं पाकिस्तान में। लोगों का ये कंसर्न होता है कि हम ये गाड़ी लेकर कहीं फंस ना जाएं, इसकी रीसेल वैल्यू कितनी है कितनी नहीं है, मतलब कैश इन हैंड वाली गाड़ी ये है या नहीं है, क्योंकि बाकी दोनों तो हैं। तो आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी ओपिनियन क्या है? अभी रीसेंट प्राइस हाइक से पहले तक तो रीसेल ठीक चल रही थी। अब जो प्राइस, जितनी प्राइसेस हो गई हैं, मेरा नहीं ख्याल कि होंडा भी उस प्राइस पे अब ना बिक रही है जिस प्राइस पे लोग ख़रीद रहे हैं। तो ओवरऑल एक मार्केट डेवलप होते हैं, ऑब्वियसली टाइम लगता है, लेकिन एक रीसेल मार्केट डेवलप कर ली है एल्सविन ने अपनी। आपको एड्स नज़र आते हैं, प्राइस के डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे कि एक बंदा होगा उसने सेम मॉडल जो है वो 3.6 मिलियन में लगाया होगा, तो एक ने 4.3 मिलियन में लगाया। डिपेंड्स के जो बायर है वो क्या चाहता है, लेकिन एक मार्केट डेवलप हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। सही है, ठीक है। और वैसे भी मैंने किसी भी गाड़ी की अगर आपने सक्सेस देखनी हो ना, आई थिंक मोर देन नंबर्स आपको रोड पे पता चल जाएगा कि आपको रोड पे कितनी नज़र आ रही है वो गाड़ी। और एल्सविन मेरे ख्याल में पिछले 1 साल में काफ़ी सारी हमने रोड्स पे देखी भी हैं। अब पहले शायद 1 साल में इतनी नहीं होंगी, मे बी डिलीवरी इश्यूज़ होंगे या वट जो भी है, बट पिछले 1 साल में हमने काफ़ी सारे इसके यूनिट्स जो हैं वो रोड के ऊपर देखे हैं, जो कि खुशाइन बात भी है। एज अ कंज्यूमर जैसे जैसे ऑप्शंस बढ़ेंगी लोगों के पास, तो उस हिसाब से ही कंज्यूमर पावर बढ़ेगी और कंपटीशन एनहांस होगा, और उसी तरह कंपनीज़ को उसके अंदर नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाने पड़ेंगे। तो उस लिहाज से आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो उसके अलावा आप इस गाड़ी के मुतालिक अगर कोई बंदा इस सेगमेंट के अंदर, बी सेगमेंट के अंदर गाड़ी लेना चाहता है, तो आप उसको कोई मशवरा देना चाहेंगे कि वो एल्सविन अगर ले तो क्यों ले? एल्सविन लेने की एक तो मेन यही वजह है कि एक तो इको आइडल का फीचर है कि मतलब आपकी फ्यूल इकोनॉमी को ना मज़ीद इन्हेंस करता है वो, जिसकी वजह से आपकी फ्यूल एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है। अदर दैन दैट इतने ऑप्शंस के साथ तो अभी 1.5 में कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो ये तो एक प्लस है उसके लिए। तीसरा, अब ये न्यू एंट्रेंट्स हैं, इस वजह से उस कॉस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स दे रहे हैं लोगों को जो नॉर्मली होंडा टोयोटा नहीं ऑफर करते, क्योंकि उनको पता है हमारा कस्टमर बेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो कुछ भी हो जाए, हम जैसा मर्जी प्रोडक्ट निकालें वो बिक तो जाना ही है। चैंगन के केस में ऐसा नहीं हुआ, चैंगन ने वो चीज़ डिलीवर की है, उसके बाद अपनी मार्केट डेवलप की है। ठीक है। और एक और 2-3 लास्ट जो चीज़ें हैं ना, उसके अंदर ये है कि एक तो 1.5 लीटर इसका जो इंजन है वो एक तो यूरो 5 इंजन के साथ आता है, जो कि कोई इस सेगमेंट में कोई और गाड़ी में नहीं आता, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। कार्बन एमिशंस उसकी यूरो 5 कंप्लाइंट है, और इसकी जो हॉर्स पावर है 105 हॉर्स पावर और 145 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क भी प्रोड्यूस करती है, और इसकी ट्रांसमिशन जो है वो DCT है, राइट? जी, ठीक हो गया। और लास्ट में मुझे जो एक और कंसर्न होता है वो आप मुझे ये बता दें कि इसकी ओवरऑल गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी कैसी है, इंटीरियर वाइज भी और एक्सटीरियर वाइज भी? इंटीरियर में प्लास्टिक का यूजेज ज़्यादा है, लेकिन वो ओवरऑल गाड़ी की लुक को इम्प्रूव ही किया उसने, ख़राब नहीं किया उसने, मतलब मैच हो रहा है। आप देखें इंटीरियर उसका सारा तो अच्छा लग रहा है। एक्सटीरियर की बात करेंगे तो आप कोई भी गाड़ी, क्रोला, यारिस, होंडा, किसी भी गाड़ी को साथ खड़े करके कंपैरिजन करें, आप इसका बोनट उठा के इसके बोनट का वेट देखें और उस गाड़ी का वेट देखें, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। मतलब इसका वेट है अराउंड 1120 kgs लुमियर का। आप बाकी गाड़ियों के साथ कंपेयर करके आपको बॉडी से खुद ही आइडिया हो जाएगा। बॉडी रॉक सॉलिड है इस गाड़ी की, रॉक सॉलिड गाड़ी है। क्वालिटी वाइज आपको कोई ऐसा इशू फील नहीं होगा? नहीं, नॉट टिल नाउ मुझे अभी तक तो नहीं कोई ऐसी कोई चीज़ फेस करनी पड़ी। चलें, ठीक हो गया। चलें हमारा, आई होप हमने तमाम चीज़ें इसकी कवर कर ली हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने अपना टाइम दिया और आपने अपनी ऑनेस्ट जो ओपिनियन है वो हमारे साथ शेयर की, और व्यूअर्स के साथ भी। तो व्यूअर्स, ये तो था आज का ऑनेस्ट रिव्यू चंगान एल्सविन 1.5 लीटर लुमियर का। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए यूज़फुल भी होगी, इन्फॉर्मेशनल भी होगी, और अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो आपको काफ़ी हद तक इसकी इंसाइट्स मिल चुकी होंगी, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं गाड़ी के। और 2.5 साल इसने टाइम टेस्ट अभी कर लिया है, मज़ीद भी करेगी। अभी तक की इसकी क्या रिपोर्ट है, एक यूज़र के मुंह से आपने खुद सुनी कि क्या क्या इस गाड़ी के मुतालिक अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकती है, कहाँ पे नहीं हो सकती। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे। एंड आई विल मीट यू इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।